Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Med Sparkle. So in this video we are going to cover anticoagulant and antiplatelet drugs. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोगुलेशन के हवाले से, ब्लड कोगुलेशन के हवाले से या फिर प्लेटिलेट एग्रीगेशन के हवाले से, क्योंकि सबसे पहले फिजियोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग्स के वो इजीली समझ में आ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड कोगुलेशन के अंदर एक टर्म होती है हीमोस्टेसिस। ठीक है, हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? हीमोस्टेसिस का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाती है, कट हो जाती है, तो क्या होता है कि ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी हीमोस्टेसिस को मेंटेन कर रही होती है। हीमोस्टेसिस जो है वो 3 तरीकों से हो सकती है। सबसे पहला हमारे पास मैकेनिज्म होता है वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। देन सेकेंड मैकेनिज्म इज प्लेटिलेट plug formation, and the third one is blood coagulation. ठीक है, तो हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो इन दो मैकेनिज्म्स को जो है वो इनहिबिट करती हैं, यानी एंटी प्लेटिलेट ड्रग्स होती हैं और एंटी कोगुलेंट ड्रग्स होती हैं। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये मैकेनिज्म्स जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये फर्स्ट वन को समझ लेते हैं कि वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है। वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई ब्लड वेसल कट हो जाती है या रप्चर हो जाती है तो इमीडिएटली जो है वो वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन एक्टिवेट होती है। वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जो हमारी फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, ये यहाँ से जो है रप्चर हो गई, अब यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो ब्लड फ्लो है यहाँ पे वो डिक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से जो ब्लड लॉस है वो हमारे पास कम होगा। अगर ये मैकेनिज्म ना हो तो जितना ब्लड फ्लो वहाँ पर है, अगर इंक्रीज ब्लड फ्लो है तो वो वहाँ से ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं ताकि कम से कम जो है वो ब्लड लॉस हो। इसके बाद नेक्स्ट टू मैकेनिज्म्स पर जाने से पहले हम कुछ प्रोटीन्स और रिसेप्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है ये टर्म्स यूज़ होंगी, तो इसका जो है वो फंक्शन आपको मैं पहले से बता देती हूँ। सबसे पहले जो है हमारे पास प्रोटीन होते हैं GP1A, 2A एंड GP1B प्रोटीन्स। ठीक है, ये हमारे पास प्लेटिलेट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ये एक तो कोलेजन पे बाइंड करते हैं और दूसरा ये बाइंड करते हैं वॉन विलब्रेंड फैक्टर पर। तो ये इनका फंक्शन होता है। इससे क्या होता है कि जब ये इन दोनों जो है वो फैक्टर्स पर बाइंड करेंगे, कोलेजन और वॉल विलब्रेंड फैक्टर पर, तो क्या होता है कि प्लेटिलेट एडहेरेंस जो है वो हमारे पास मज़ीद इन्हेंस होती है। इसके बाद रिसेप्टर्स हैं P2Y1 एंड P2Y12 रिसेप्टर्स। अब ये हमारे पास रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि ये ADP के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ADP के रिसेप्टर्स हैं और जब भी ADP जो है वो यहाँ पर स्टिमुलेट करेगा इन रिसेप्टर्स को, तो ये क्या करते हैं कि ये एक तो फिब्रिनोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स यानी कि इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और दूसरा ये एक्टिवेट करते हैं COX-1 को। COX-1 जो है ये एक्टिवेट करता है हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 को। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने एनसेड्स वाले टॉपिक के अंदर कि थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ये हमारे पास प्लेटिलेट एक्टिवेशन करवाता है और GP2B और 3A रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारे पास फिब्रिनोजन पर बाइंड करते हैं और मज़ीद जो है एडिशनल प्लेटिलेट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो फंक्शंस की बात करने के बाद अब हम शुरू करते हैं अपने सेकंड मैकेनिज्म को, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटिलेट प्लग। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटिलेट प्लग का मैकेनिज्म जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें डेली बेसिस पर जो है वो छोटे छोटे माइन्यूट जो है वो रप्चर्स होते रहते हैं। तो उनको जो है वो हील करने के लिए या उनको जो है वो दोबारा से नॉर्मल करने के लिए ये मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो रप्चर बहुत ही छोटा होता है। तो ये जो प्लेटिलेट प्लग होता है ये उसको जो है वो नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब जिन
पेशेंट्स के अंदर जो है इस प्लेटिलेट का काउंट जो है वो कम होता है, तो उनमें क्या होता है कि इस डेली जो छोटे छोटे रप्चर्स होते हैं तो उसकी वजह से स्किन पर पैचेस पड़ जाते हैं, क्योंकि जो प्लेटिलेट है उनकी डेफिशिएंसी है, तो प्लेटिलेट प्लग जो है वो फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से स्किन पर जो है वो छोटे छोटे से हमें पैचेस नज़र आते हैं, हेमरेजिक एरियाज जो है वो नज़र आते हैं। ये जो है वो उन पेशेंट्स में होता है जिनमें प्लेटिलेट की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। नॉर्मल लोगों के अंदर ये नहीं देखा जाता, क्योंकि प्लेटिलेट प्लग के मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो जो है नॉर्मलाइज हो जाती हैं ये चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि ये मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सबसे पहले प्लेटिलेट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास कौन से हैं, GP1A 2A एंड GP1B। ये प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्लेटिलेट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, कि जब कोई ब्लड वेसल जो है वो हमारे पास रप्चर हो गई है, ठीक है। तो अब जब रप्चर हो गई है तो यहाँ पर जो प्लेटिलेट्स हैं ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्टिवेट होने के बाद जो प्लेटिलेट्स है ना ये अपने नॉर्मल शेप से जो है वो अपना शेप कैसा बना लेती हैं, इरेगुलर से बना लेती हैं, और वो स्वेल होने लग जाती हैं। इसके बाद इस जो है प्रोसेस के स्टेप के बाद क्या होता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फोर्सफुली, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद ये मज़ीद जो है वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से प्लेटिलेट्स जो हैं वो इजीली कोलेजन और VWB, इसकी हमने बात की थी कि ये हमारे पास फैक्टर है, इसका नाम क्या था, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। ये हमारे पास यहाँ पर इजीली बाइंड हो जाए। अब बाइंड होने के बाद प्लेटिलेट्स क्या करती हैं, बाइंड होने के बाद ये ADP को जो है वो एक्टिवेट करती है। ADP को एक्टिवेट करने के लिए या ADP की जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ जो है वो वहाँ से सीक्रेट होती हैं। ADP जो है हमारे पास बाइंड होता है P2Y1 और P2Y12 रिसेप्टर्स पर। अब ये रिसेप्टर्स पर जब बाइंड होता है तो ये किस चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, COX-1 को। COX-1 हमारे पास TXA यानी थ्रोम्बोक्सिन A2 की फॉर्मेशन करवाता है, और इसके अलावा ये एक्टिवेट करते हैं GP2B और 3A रिसेप्टर्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास मज़ीद जो है फिब्रिनोजिन पर बाइंड करता है, और प्लेटिलेट जो एडिशनल प्लेटिलेट्स हैं उनकी एक्टिवेशन कराता है, ताकि वो भी यहाँ पर जो है वो इस तरफ इस डैमेज की तरफ आए, और मज़ीद जो प्लेटिलेट्स हैं जो ओरिजिनल प्लेटिलेट्स हैं एक्टिवेटेड उनके साथ ये अटैच हो जाएं और प्लेटिलेट प्लग जो है वो फॉर्म करें। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास प्लेटिलेट प्लग जो है वो फॉर्म हो जाता है, और जो डैमेज था वो हमारे पास रिपेयर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड मैकेनिज्म क्या है, ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। ब्लड कोगुलेशन के अंदर जो वैसे जर्नल मैकेनिज्म है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है ये एक्टिवेट होता है बाय दीज टू पाथवेज, आइदर फ्रॉम एक्सट्रिंसिक पाथवे या फिर इंट्रिंसिक पाथवे। अब ये कैसे इनिशिएट होते हैं ये हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसका जनरल मैकेनिज्म जो है वो देख लेते हैं कि ब्लड कोगुलेशन के अंदर जो जर्नलाइज मैकेनिज्म है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो एक्टिवेट होता है, इसके बाद ये इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कैल्शियम की सफिशिएंट अमाउंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। जब हमारे पास थ्रोम्बिन बन गया, अब थ्रोम्बिन क्या करता है कि फिब्रिनोजिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसकी पॉलीमराइजेशन कराता है। पॉलीमराइजेशन करवाने के बाद उनको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, फिब्रिन फाइबर्स में, और फिब्रिन फाइबर्स जो है ये हमारे पास क्लॉट की फॉर्मेशन कराते हैं। अब हमारे पास जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है इसको एक्टिवेट होना है, ठीक है, इसको एक्टिवेट होना है आइदर बाय द एक्सट्रिंसिक पाथवे और बाय द इंट्रिंसिक पाथवे। अब उसको हम देखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे की। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है ये इनिशिएट होता है जब हमारे पास कोई वेस्कुलर वॉल का ट्रॉमा हो या फिर एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू ट्रॉमा हो, ठीक है। तो ये इनिशिएट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को टू जनरेट द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सबसे पहले क्या होता है कि टिश्यू ट्रॉमा होता है जिसको टिश्यू फैक्टर जो है ये हमारे पास इसको जो है वो आइडेंटिफाई करके ये एक्टिवेट होता है टिश्यू फैक्टर, ठीक है। टिश्यू फैक्टर जो है ये हमारे पास क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है विद फैक्टर 7 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आइंस। इसके बाद कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये कॉम्प्लेक्स जो है वो फैक्टर 10 पर इंजाइमेटिकली एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एक्टिव फॉर्म। फैक्टर 10 जो है ये हमारे पास एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है।
अब ये हमारे पास जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है विद फॉस्फोलिपिड्स एंड फैक्टर 5। इसका कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है ये हमारे पास क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है इनटू थ्रोम्बिन एंड देन फिब्रिन जो है ये हमारे पास फिब्रिनोजन मॉलिक्यूल्स जो है ये हमारे पास कन्वर्ट होते हैं फिब्रिन फाइबर्स के अंदर और ये हमारे पास क्लॉटिंग का मैकेनिज्म जो है वो इस तरीके से परफॉर्म होता है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पाथवे आता है ये इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है जब भी ब्लड में कोई ट्रॉमा हो या फिर जो कोलेजन है उससे जो है वो ब्लड का एक्सपोजर हो फ्रॉम अ ट्रॉमेटाइज्ड ब्लड वेसल, तो ये हमारे पास जो पाथवे ये इनिशिएट होता है। अब इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो इनिशिएट होते हैं या एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर 12 है ये हमारे पास एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अच्छा, ये जो आपको ए नज़र आ रहा है ना ये डिनोट कर रहा है एक्टिवेटेड फॉर्म। ये फैक्टर्स जो है वो पहले इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, देन ये कन्वर्ट होते हैं, तो इनको हम जो है वो ए के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास फैक्टर 12 है ये हमारे पास एक्टिवेटेड करवाता है फैक्टर 11 को। 11 जो है ये एक्टिवेट होता है और 11 ए बन जाता है। इसके बाद ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ये एक्टिवेट करवाता है फैक्टर 9 को। फैक्टर 9 एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, फैक्टर 8 को एक्टिवेट करवाता है। अब फैक्टर 8 जो है ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आइंस फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 10 जो है वो हमें पता है कि एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड्स और फैक्टर 5 के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जिस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जब हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद का मैकेनिज्म जो है वो वही सेम होगा सारा जो है क्लॉट बनाने का। ठीक है, इसके बाद अगर फैक्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की मैं बात करूं तो अगर किसी पेशेंट के अंदर फैक्टर 8 या फिर प्लेटिलेट्स डेफिशिएंट होते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है ये हमारे पास स्टॉप हो जाता है। फैक्टर 8 जो है अगर ये किसी पेशेंट के अंदर डेफिशिएंट है तो उसको हम कहते हैं क्लासिक हीमोफीलिया। ठीक है, और अगर प्लेटिलेट्स की जो है कमी है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पाथवेज थे डिफरेंट, और डिफरेंट जो है वो हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। कैल्शियम जो है ये भी हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द क्लॉटिंग प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एंटी प्लेटिलेट ड्रग्स को। अच्छा, एंटी प्लेटिलेट ड्रग पे जाने से पहले हम एक डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि थ्रोम्बस और एम्बोलस इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर किसी वेसल वॉल के अंदर कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है और वो वेसल वॉल से अटैच है थ्रोम्बस या क्लॉट जो है, तो उसको हम कहते हैं कि ये थ्रोम्बस है। ठीक है, जो वेसल वॉल के साथ अटैच रहे। अच्छा, एंटी प्लेटिलेट ड्रग्स और एंटी कोगुलेंट्स हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द एबनॉर्मल क्लॉटिंग। ठीक है, बॉडी के अंदर किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ये क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो हमारी नॉर्मल ब्लड सप्लाई को, ऑक्सीजन सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं और उसकी वजह से जो है वो वेरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सच एज एमआई जो है वो हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी प्लेटिलेट और एंटी कोगुलेंट। तो अगर ये वेसल वॉल के साथ क्लॉट अटैच है तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बस, और अगर जो है ये हमारे पास डिटैच हो गया है और फ्लोट हो रहा है इन द ब्लड फ्रीली तो इसको हम कहते हैं कि ये इम्बोलस है। अब इम्बोलस जो है ये हमारे पास किसी भी स्मॉल ब्लड वेसल को जाके ब्लॉक कर सकता है या हमारी किसी और ब्लड वेसल को ब्लॉक कर सकता है, किसी स्मॉल आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से इस्केमिक कंडीशन जो है वो फिर डेवलप होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है थ्रोम्बस और एम्बोलस का। अब हम बात करते हैं एंटी प्लेटिलेट ड्रग्स की। एंटी प्लेटिलेट ड्रग्स में सबसे पहली ही हमारे पास एग्जाम्पल है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है ये TXA यानी थ्रोम्बोक्सेन A2 इनहिबिटर है। थ्रोम्बोक्सेन A2 जो है ये हमारे पास प्लेटिलेट एक्टिवेशन कराता है, हीमोस्टेटिक प्लग जो है उसको ये फॉर्मेशन जो उसकी फॉर्मेशन में जो है ये एक अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, हमने फिजियोलॉजी पूरी पढ़ ली तो हमें अब जो है ये स्टेप समझने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि जब ADP स्टिमुलेट होते हैं, ADP अपने रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, P2Y12 रिसेप्टर्स को, उसके बाद वो रिसेप्टर्स पर बाइंड होने के बाद COX-1 जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, यानी COX-1 जो है वो एक्टिवेट होते हैं और वो किसकी फॉर्मेशन करवाते हैं, थ्रोम्बोक्सेन A2 की। अब थ्रोम्बोक्सेन A2 जो है वो फर्दर हमारे पास प्लेटिलेट प्लग बनाता है, तो एस्पिरिन इस थ्रोम्बोक्सेन A2 को इनहिबिट कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो प्लेटिलेट प्लग है
उसकी फॉर्मेशन हमारे पास स्टॉप हो जाती है। थेराप्यूटिक यूज़ की बात करें तो ये ट्रांजिएंट सेरेब्रल इस्कीमिया के अंदर यूज़ होती है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ रिकरेंट एमआई यानी रिकरेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और इसके अलावा मोर्टेलिटी को डिक्रीज करने के लिए भी एस्पिरिन जो है वो यूज़ हो रही होती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट्स जो है इसका है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग। इसके बाद हमारे पास सेकेंड ड्रग्स आती हैं P2Y12 इनहिबिटर्स। P2Y12 जो है वो किसके रिसेप्टर्स हैं? ADP के रिसेप्टर्स हैं। तो जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्लेटिलेट एग्रीगेशन का जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म जो है वो तो यही हो गया कि जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो ये हमारे पास जो GP2B और 3A रिसेप्टर्स थे उनको भी ये उनकी एक्टिवेशन को जो है वो ब्लॉक कर देंगे। GP2B और 3A की जो एक्टिवेशन है उसको ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से जो मजीद प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन होनी थी वो अब नहीं होगी। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये भी जो है वो हमारे पास MI और स्ट्रोक के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास यूज़ होते हैं इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना या फिर नॉन ST एलिवेशन MI के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा ये फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें एग्जांपल्स आती हैं टाइक्लोपिडीन, क्लोपिडोग्रेल और इसके अलावा कैनग्रिलोर और टाइकेग्रिलोर। तो ये हमारे पास इन ड्रग्स की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अगर मैं इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स की बात करूं तो एडवर्स इफेक्ट्स में जो है वो कॉमन एडवर्स इफेक्ट है इसका प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। इसके अलावा टाइक्लोपिडीन जो है ये हमारे पास हीमाटोलॉजिक रिएक्शंस कॉज कर सकती है। हीमाटोलॉजिक रिएक्शंस में एक ग्रेन्युलोसाइटोसिस, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा और एप्लास्टिक एनीमिया जो है ये ड्रग्स कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा क्लोपिडोग्रेल जो है ये हमारे पास न्यूट्रोपीनिया करवाती है। एडवर्स इफेक्ट जो है इसका न्यूट्रोपीनिया है। अब हमारे पास अदर ड्रग है ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के बाद क्या होता है कि फिब्रिनोजन की एक्टिवेशन जो है ब्लॉक हो जाती है। फिब्रिनोजन क्या कर रहे थे? फिब्रिनोजन जो है वो एडिशनल प्लेटिलेट्स को एक्टिवेट कर रहे थे ताकि वो ओरिजिनली एक्टिवेटेड प्लेटिलेट्स पर आकर बाइंड करें और प्लेटिलेट प्लग की फॉर्मेशन करें। तो इन रिसेप्टर्स की ब्लॉकिंग से क्या होगा कि प्लेटिलेट प्लग का जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाएगा। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, थेराप्यूटिक यूजेस की अगर बात करूं तो ये फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कार्डिक इस्केमिक कॉम्प्लिकेशंस के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा अनस्टेबल एंजाइना में कॉज होती हैं। एडवर्स इफेक्ट जो है इसमें इसका जो है वो एडवर्स इफेक्ट ब्लीडिंग है। इसके बाद जो अदर एंटीप्लेटिलेट ड्रग्स हैं उसमें एग्जांपल है डायपाइरिडिमोल। ये ड्रग क्या करती है? ये इंट्रासेलुलर CAMP के लेवल को इंक्रीज करती है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम फोस्फोडाइईस्ट्रेज, ठीक है। फोस्फोडाइईस्ट्रेज को इनहिबिट करने से क्या होता है कि CAMP का लेवल इंक्रीज होता है, जिससे थ्रोम्बोक्सिन A2 की फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास कम हो जाती है। इसके कम होने की वजह से क्या होगा कि जो प्लेटिलेट एग्रीगेशन का प्रोसेस है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। ये ड्रग हम यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रोक प्रिवेंशन। इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करूँ तो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके हेडेक, डिजीनेस और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। इसके बाद अदर ड्रग है साइलोस्टाजोल। ये जो है ये भी हमारे पास फोस्फोडाइस्ट्रेज 3 को ब्लॉक करती है। इसको ब्लॉक करने से क्या होता है कि CAMP का जो लेवल है ये हमारे पास डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने की वजह से जो प्लेटिलेट एग्रीगेशन का प्रोसेस है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो कॉमन ये हैं कि ये GI साइड इफेक्ट्स जो हैं वो कॉज करवाती है, सच एज डायरिया, एबनॉर्मल स्टूल्स, डिस्पेप्सिया, एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा ये जो है हेडेक भी कॉज करवाती हैं। एंटीप्लेटिलेट की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग्स की। एंटीकोगुलेंट में सबसे पहले हमारे पास आती है पैरेंट्रल एंटीकोगुलेंट, जिसमें हेपेरिन है। हेपेरिन क्या करती है कि ये सेवरल प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती है, लेकिन इसकी जो मेन बाइंडिंग है वो हमारे पास होती है एंटीथ्रोम्बिन के साथ। एंटीथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करती है, ठीक है। तो जब ये ड्रग एंटीथ्रोम्बिन के साथ बाइंड करती है, एंटीथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करती है, एंटीथ्रोम्बिन क्या करेगी? थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर देगी, जिससे जो फिब्रिनोजन हमारे पास कन्वर्ट होता था फिब्रिन में वो नहीं होगा।
और इसके अलावा ये ड्रग जो है फैक्टर 10A को भी इनएक्टिवेट करती है। तो ये क्या कर रही होती है कि क्लॉटिंग कैस्केड को जो है ये ब्लॉक कर रही होती है। हेपरिन का अगर मैं थेराप्यूटिक यूज़ की बात करूँ तो ये हमारे पास जो थ्रोम्बस की एक्सपेंशन है उसको ये लिमिटेड कर देती है बाय प्रिवेंटिंग द फिब्रिन फॉर्मेशन। इसके अलावा ये ड्रग्स जो हैं ये यूज़ की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और इसके अलावा प्रोफाइलेक्सिस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव वेनस थ्रोम्बोसिस। जो पेशेंट्स सर्जरी के होते हैं उनके अंदर ये पोस्ट ऑपरेटिव वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, उसमें के अंदर ये यूज़ हो रही होती हैं इन द प्रोफाइलेक्सिस कंडीशन। फिर इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं कि ये ब्लीडिंग कॉज कर सकती हैं, केयरफुल मॉनिटरिंग जो है वो रिक्वायर होती है। इसके अलावा ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज कर सकती है। अगर हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो सीवियर शो हो रहा है पेशेंट के अंदर तो हेपरिन की जो थेरेपी है उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। हेपरिन जो है वो उन पेशेंट्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी है। जो हेपरिन से एलर्जिक हैं उनके अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। वो पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है एर्गेट्रोबान। एर्गेट्रोबान जो है ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। थ्रोम्बिन के इनहिबिट होने की वजह से फिब्रिनोजिन की कन्वर्जन नहीं होगी इनटू फिब्रिन, ठीक है, और इस तरीके से क्लोटिंग कैस्केड जो है वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या है कि ये भी हमारे पास वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के अंदर यूज हो रही होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी जो है ये हमारे पास ब्लीडिंग है। ये ड्रग जिन पेशेंट में यूज हो रही होती है उनमें जो है वो हम APTT और हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्राइट की जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अदर ड्रग्स हैं बायोवैलिरुडिन एंड डेसिरुडिन, ये हमारे पास सिलेक्टिव डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। मींस कि ये जो फ्री और क्लॉट बाउंड थ्रोम्बिन है ये दोनों को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पर यूज़ होती हैं, ये अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स में यूज़ होती हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है फोंडापेरिनिक्स। अच्छा, इनकी भी जो एडवर्स इफेक्ट है ये इसका ब्लीडिंग ही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये ड्रग है ये हमारे पास जो है फैक्टर 10A को ब्लॉक करती है, ठीक है। फैक्टर 10A को ब्लॉक करने से भी जो क्लॉटिंग कैस्केड है वो हमारा ब्लॉक हो जाता है। ये ड्रग भी जो है ये यूज होती है फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसके एडवर्स इफेक्ट जो है ये भी हमारे पास ब्लीडिंग है इसका मेन एडवर्स इफेक्ट, और ये भी हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन पेशेंट जिनमें सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट हो तो उनके अंदर जो है ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इसके बाद हमारे पास अदर ड्रग है विटामिन के एंटागोनिस्ट। विटामिन के जो है ये लिवर को रिक्वायर होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो वारफेरिन क्या करती है कि ये विटामिन के इपॉक्सीडेज रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से विटामिन के की एक्टिवेशन नहीं होती, ठीक है। विटामिन के जब एक्टिवेट नहीं होता तो ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स और ये जो प्रोटीन्स हैं प्रोटीन C एंड प्रोटीन S इनकी जो है वो फॉर्मेशन ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो क्लॉटिंग कैस्केड था हमारे पास वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसकी थेराप्यूटिक यूजेस की मैं बात करूं तो ये स्ट्रोक प्रिवेंशन में यूज़ होती हैं। इसके अलावा एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम में यूज़ होती हैं। इसके अलावा ये प्रिवेंशन ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में भी जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स क्या है कि एडवर्स इफेक्ट्स इसका वही है कि ये ब्लीडिंग कॉज करवाती है। अच्छा, वारफेरिन जो है ये हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी। के बाद हमारे पास ड्रग्स आती हैं ओरल एंटीकोगुलेंट। ओरल एंटीकोगुलेंट में डेबिगेट्रान है। डेबिगेट्रान जो है वो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्ट थ्रोम्बिन को जो है वो ये डीएक्टिवेट करती हैं। ये हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक एंड फॉर द सिस्टमिक एम्बोलिज्म। एडवर्स इफेक्ट है इसके कि ये ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। इसके अलावा ये GI एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करती है, कॉमनली डिस्पेप्सिया, एब्डोमिनल पेन एंड GI ब्लीडिंग। इसके अलावा हम इसको उन पेशेंट में जो है वो कॉशन के साथ यूज़ करेंगे जो रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट हो। इसके बाद हमारे पास ड्रग्स हैं डायरेक्ट ओरल फैक्टर 10A इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स जो है वो 10A को इनहिबिट करवाती हैं डायरेक्टली, ठीक है। ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। इनको इनकी जो है ये भी थेराप्यूटिक यूजेस जो है वो सेम ही है कि ये फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक में हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट जो है वो इसका यही है कि ये
ब्लीडिंग जो है वो कॉज करवा सकती है। उसके बाद हमारे पास ड्रग आती है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, जिनमें एग्जांपल है एल्टीप्लेस और टेनिंगटिप्लेस। ये क्या करती हैं कि ये थ्रोम्बस की ब्रेक डाउन करवाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि ये प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट करती है इनटू प्लाज्मिन, और प्लाज्मिन क्या करता है कि ये थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करता है या उसको क्लीव कर देता है। इन ड्रग्स का जो है वो एक एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये जो हमारे पास अनवांटेड थ्रोम्बस फिब्रिन होता है और जो बेनिफिशियल फिब्रिन है जो हीमोस्टेटिक प्लग के अंदर इन्वॉल्व है, इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इसका जो मेजर एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है हेमरेज। इसके अलावा ये ड्रग्स जो हैं ये उन पेशेंट्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं जिनके अंदर कोई हिस्ट्री हो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट की, या फिर ब्रेन ट्यूमर हो, जिनको हेड ट्रॉमा हो, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो, या मेटास्टेटिक कैंसर हो। इनकी जिन पेशेंट्स के अंदर इन में से किसी भी कंडीशन की अगर पेशेंट के अंदर हिस्ट्री मौजूद है तो उन पेशेंट में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एमआई के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, और फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ड्रग्स की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट ये है कि आपको बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटी प्लेटिलेट ड्रग्स एंड एंटी कोगुलेंट ड्रग्स। ठीक है, आंसर आप मेंशन करेंगे इन द कमेंट सेक्शन विद योर नेम एंड रोल नंबर। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स भी जो है वो एट द एंड ऑफ लेक्चर शेयर कर दूंगी ताकि वो जो है वो आप इजीली नोट कर सकें। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।